एक वो समय था मैं आपको बता दूँ जब रानी के घर में समय देखने के लिए घड़ी नहीं थी। मेरे फादर सबको पता है कि कार्ड पुलर थे और फैमिली में एक वही अर्निंग थे स्टार्टिंग में। तो आजकल ना पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस चीज़ को लेके ना स्ट्रिक्ट हो गए कि हमारे बच्चा ना पढ़ाई में बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा हो ही गया था, मुझे लगा कि मेरा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, मैं अब कभी ज़िंदगी में हॉकी नहीं खेल सकती। रानी रामपाल के करियर की सक्सेस स्टोरी को डिस्क्राइब करो तो उनके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। यंगेस्ट मेंबर टू बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल टीम। आपने दुनिया भर के मेडल्स जोड़े हुए हैं। आप ऑलमोस्ट एक ओलंपिक मेडल भी जिताने ही वाली थी। चलिए कोई बात नहीं, वो नहीं आ पाया बट फोर्थ प्लेस फिनिश्ड बेस्ट। आई थिंक इंडिया में हर एथलीट का ना सबसे फर्स्ट जो स्टेप शुरू करने का होता है ना कि हम स्पोर्ट क्यों शुरू करते हैं खेलना। यस, बिकॉज हमें प्यार होता है उससे, हमारा पैशन होता है, बट उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमें एक जॉब मिल जाए। हाँ, उन कोच ने मेरे कोच को बोला था फ़ोन करके कि ये लड़की कभी इंडिया के लिए नहीं खेल सकती, आप मेरे से लिखवा लो। hello and welcome to yet another episode of Game On, a sports podcast brought to you by the Times of India. I'm Preeti Dahiya, and in this space, we are in conversation with some champion athletes. For the first series, we're focusing on women athletes. और आज जिस एथलीट को मैं आपसे मिलवाने वाली हूँ, उनके साहस और संघर्ष और सफलता की कहानी आपने कई बार सुनी है। लेकिन इसके पीछे की जो शख्सियत है, उससे मैं आज आपको रूबरू कराऊंगी। प्लीज मीट द रानी ऑफ इंडियन हॉकी, रानी रामपाल। रानी, बहुत स्वागत है आपका गेम ऑन में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। हाउ आर यू एंड हाउ इज लाइफ राइट नाउ फॉर रानी रामपाल? मैं किसी भी स्ट्रगल स्टोरी में अभी नहीं जा रही हूँ। आज रानी रामपाल एक ऐसे मुकाम पर बैठी हैं जहाँ पे वो खुद डिसाइड करती हैं कि उन्हें अपना दिन कैसे चलाना है, उन्हें अपना पैसा कैसे खर्च करना है, अपने आपको कितना बिजी रखना है, कितना फ्री रखना है। आज की रानी कैसा फील कर रही है? हाउ आर यू फीलिंग? ऑनेस्टली आई फील सो ब्लेस्ड एंड सो ग्रेटफुल, क्योंकि जो लाइफ शायद हम कभी इमेजिन करते थे बचपन में ना कि कभी हम ऐसी लाइफ जी सकते हैं क्या, एंड इट वाज अ ड्रीम किसी बच्चे के लिए ना, स्पेशली कमिंग फ्रॉम हरियाणा। एक लड़की के लिए एक ऐसी लाइफ जीना, इतनी फ्रीडम के साथ जीना जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, बिकॉज हमने अपनी मदर्स को देखा है उन्होंने कैसी लाइफ हरियाणा जैसे स्टेट में जी है। तो आज बहुत अच्छा लगता है कि अपनी मर्ज़ी से खाते हैं, जो मन करता है। बचपन में चॉइस नहीं होती थी क्योंकि पॉवर्टी बहुत थी, आज है वो। एंड अभी पता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। सो आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास वो प्रिविलेज नहीं होती। अपनी मर्ज़ी से आप आज डालते जो आपको अच्छा लगता है, आपको कौन-सा कलर डालना है, आपको कौन से कपड़े डालने हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हो, अपनी मर्ज़ी से आप अपनी हेल्थ के लिए डेली काम करते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक लड़कियाँ बीइंग अ गर्ल, बचपन से लड़कियों के बहुत शौक होते हैं हर यस। चीज़ के लिए ना। सो बड़ा अच्छा लगता है आज की जो लाइफ हम कभी बचपन में एक सपना देखते थे और आज वही लाइफ हम जी रहे हैं। सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी ब्लेस्ड एंड गॉड इज़ वेरी काइंड। आई एम सो हैप्पी कि आपने ये बात बोली, क्योंकि जब ये पावर ऑफ चॉइस आ जाती है एक लड़की के पास, दैट इज़ द टाइम व्हेन शी फील्स टोटली सक्सेसफुल एंड पावरफुल। और आपने कहा कि हम जहाँ से आते हैं, इवन आई बिलोंग टू द सेम स्टेट एज़ यू। हम हरियाणा से आते हैं जहाँ पे आज भी द लेटेस्ट 2024 का जो सेक्स रेशियो है वो बोलता है कि हर 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 910 लड़कियाँ हैं, व्हिच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट, परहैप्स द लोएस्ट इन इंडिया। जहाँ पे कहते हैं ना कि हमारी छोरियाँ क्या छोरों से कम है, हमारी छोरियाँ ही ओवरऑल पॉपुलेशन में कम है, क्योंकि आप उनका स्वागत नहीं कर रहे हो। लेकिन जब वहाँ से रानी रामपाल जैसी कहानी आती है, तो आपको पता है कि आपकी कहानी ने इस कहानी ने कितने घरों को इंस्पायर किया है अपने घर में बेटियों का स्वागत करने के लिए। डू यू फील प्राउड ऑफ दैट? बिल्कुल, देखो जैसे आपने बोला, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भी पैदा हुई थी तो शायद किसी ने बहुत खुशी नहीं मनाई थी हमारी फैमिली में, स्पेशली मेरी जो दादी थी। इवन मेरे 2 बड़े भाई थे, मैं तीसरी लड़की थी। स्टिल उसके बाद भी ये था कि लड़की पैदा हुई है, बट अ, मैंने हॉकी इसलिए खेलना शुरू किया था। मुझे ये था कि मुझे वो सोसाइटी में ना एक स्टीरियोटाइप बंद करना है कि जहाँ पे लोग ये बोले कि देखो उनके घर में रानी थी, उसने हॉकी शुरू की तो उसने कितनों की लाइफ बदल दी, अपनी लाइफ बदल ली, फैमिली की बदल ली। मैं ये नहीं चाहती थी कि अब ये बोले कि उनकी लड़की ने हॉकी खेली थी तो उसने ये किया तो हम लड़की को कभी खिलाएँगे नहीं।
एंड आज मुझे देख के बहुत प्राउड फील होता है कि बहुत साल लगे वो चेंज लेके आने में। एंड आई एम रियली थैंकफुल वो सब लड़कियों का जिन्होंने शायद हमें वो इंस्पिरेशन दी थी कि बीइंग अ गर्ल हम भी ये सब कर सकते हैं। और हम अब बाद में वो इंस्पिरेशन बाकी लड़कियों के लिए बने कि अगर मैं इंडिया में कर सकती हूँ, मुझे लगता है हर लड़की कर सकती है। सो वो बिलीफ कहीं ना कहीं से आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, मेहनत बहुत लोग कर सकते हैं, स्पेशली लड़कियां कुछ करना चाहते हैं, फैमिली में चेंज लाना चाहती हैं, बट समटाइम्स उनके लिए ना एक एग्जाम्पल चाहिए होता है उनको लाइफ में कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। हमें वो किसी ने बिलीफ दिया था, अब बाद में हमें लगा कि वो बिलीफ हमें बाकी लड़कियों को देना है कि आप भी वो सब कर सकते हो जो आप करना चाहते And your story has been that inspiration for so many girls, not just in Haryana but across the country, जिनको रानी रामपाल जैसा बनना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। अ, अगर लोगों से पूछा जाए कि रानी रामपाल के करियर क्या की सक्सेस स्टोरी को डिस्क्राइब करो, तो उनके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। यंगेस्ट मेंबर टू बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल टीम, आपने दुनिया भर के मेडल्स जोड़े हुए हैं, आप ऑलमोस्ट एक ओलंपिक मेडल भी जिताने ही वाली थी। चलिए कोई बात नहीं, वो नहीं आ पाया, बट फोर्थ प्लेस फिनिश्ड बेस्ट। बट अगर मैं रानी रामपाल से पूछूं कि पहली बार कब ऐसा लगा कि ये मुझे सक्सेसफुल बना दिया आज इस लम्हे ने, टुडे आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, वो कब वो फीलिंग आई थी? एक लम्हा बताना तो बहुत मुश्किल है कि कब मुझे ऐसा लगा कि मैं सक्सेसफुल होगी, क्योंकि सक्सेस का मीनिंग ना हर फेस में डिफरेंट होता है लाइफ में ना। जब आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, आप गरीबी से जूझ रहे होते हो, तो आपको लगता है कि अगर 3 टाइम अच्छा खाना मिल जाए ना और आप जो चाहते हो वो खा लो, तो आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हो गए। जब आप सोचते हो कि मैं अभी ऐसे कपड़े डालूं, आप वो डालने लग जाते हो, तो आपको लगता है आप सक्सेसफुल हो गए। जब हम्म। आपको वो फ्रीडम मिलने लग जाती है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इंडिया में हर एथलीट का ना सबसे फर्स्ट जो स्टेप शुरू करने का होता है ना, कि हम स्पोर्ट क्यों शुरू करते हैं खेलना। हम्म। यस, बिकॉज़ हमें प्यार होता है उससे, हमारा पैशन होता है, बट उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमें एक जॉब मिल जाए। हाँ। क्योंकि वो जॉब से आपकी लाइफ में एक सिक्योरिटी आ जाती है, हाँ। आपकी फैमिली में एक सिक्योरिटी आ जाती है कि चलो आपके पास एक सिक्योरिटी है, एक फाइनेंस के लिए, एक इनकम के लिए ना, कि जिससे आप अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो, आपकी फैमिली सर्वाइव कर सकती है। तो मुझे लगता है कि जब मुझे भी शायद पहली बार जॉब मिली थी इंडिया खेलने के बाद 2011 में रेलवेज़ में जब जॉब मिली, तब मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते थे ना, जैसे हमारे घर में लाइट नहीं होती थी, तो मेरा सपना होता था कि जिस दिन मेरी जॉब लगेगी ना, मैं सबसे पहले अपने घर में ना एक इन्वर्टर रखवाऊँगी ताकि हम फैन में सो सकें, मतलब वाह। ना। तो आई थिंक जैसे मैंने बोला सक्सेस डिफरेंट डिफरेंट उसमें ना, फिर जब आप इंडिया के लिए खेलने लगते हो, तो आपको लगता है कि आपका ड्रीम था एक जर्सी, इंडियन जर्सी लेना। जब आपको मिल जाती है, फिर आपको इसको आप कितने साल मेंटेन रख सकते हो, राइट? जब आप फिर 10 साल रख लेते हो, देन आपको लगता है कि वाओ, हम्म। मतलब मैंने ये सक्सेस सक्सेसफुली किया। सक्सेसफुली किया है। एंड देन यंगेस्ट एज में पद्माश्री मिलना, प्राइम मिनिस्टर से, एंड बीइंग अ फर्स्ट एंड ओनली फीमेल हॉकी प्लेयर जिसको खेल रत्न मिला, सो हम्म। तब आपको लगता है कि यार आपने कुछ तो अच्छा किया लाइफ में ना, आपने बहुत कुछ कुछ तो अच्छा किया। सक्सेस आपने की है। बट यस, अगेन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये सब अपॉर्चुनिटी मिला लाइफ में करने के लिए ना, हम्म। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को तो शायद अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलता है। सो या, आई एम वेरी थैंकफुल एवरी डे। वाओ! नहीं, ये जो एक चेन बनती है कि सफलता सफलता को खींचती है, पर वो पहला कदम उठाना अपने आप में बहुत बड़ा एक स्ट्रगल भी होता है, एक चुनौती भी होती है कि ये कदम कैसे उठाया जाएगा। आपने बोला कि आपके 2 बड़े भाई हैं। यूजुअली एक छोटी बेटी घर में होती है तो बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। क्या आपको वो सब प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिला, या आपको छोटी उम्र से ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा मिल गई कि भाई होंगे, पापा भी हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार घर में इनकम लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको भी अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा जल्द से जल्द, ये प्रेशर था आप पे? ऑनेस्टली बताऊँ तो यस था, बिल्कुल था, क्योंकि जैसे मेरे फादर, सबको पता है कि कार्ड पुलर थे और फैमिली में एक वही अर्निंग थे स्टार्टिंग में तो। एंड स्पेशली हर फैमिली में ना, कहीं न कहीं एक बच्चा ज़रूर होता है जो चाहता है कि उसको ये फैमिली में कुछ चेंज लेके आना है। और वी नेवर नो कि वो बच्चा कौन-सा होता है, या तो सबसे बड़ा हो सकता है, सबसे छोटा हो सकता है, मिडल वाला हो सकता है, यू नेवर नो। बट मुझे ऐसा लगता है बचपन से कहीं न मेरे अंदर शायद वो इनबिल्ट गोड से जैसे बोलते हैं ना, वो चीज़ थी, वो एटीट्यूड था कि
अगर लाइफ में कुछ चेंज लाना है, अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना है, फैमिली की लाइफ में कुछ चेंज लाना है, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा फैमिली में ना। तो वो प्रेशर हमेशा से था। ऐसा नहीं था ब्रदर्स करते नहीं थे काम, वो भी करते थे उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, बट उनके टाइम में शायद वो स्पोर्ट्स का उनके लिए वो कल्चर नहीं था, उनको किसी ने सपोर्ट नहीं की स्पोर्ट्स खेलने के लिए। मेरी दूर-दूर तक फैमिली में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता, मतलब उस टाइम भी नहीं खेलता था, आज भी चलो अब बच्चे खेलने लगे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रेशर शुरू से था, और वो एक सबसे छोटे होने के नाते भी वो ज़िम्मेदारी हमेशा से थी कि मुझे भी शायद लड़कों की तरह काम करना पड़ेगा, एंड मुझे अपने फादर की एक हेल्प बनना पड़ेगा अगर मैं लाइफ में कुछ चेंज चाहती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं यही सोचती थी और बोलती थी अपनी मम्मी को कि अगर मैंने भी कभी लाइफ में कुछ ना किया ना, तो मुझे लगता है शायद जो गरीबी आपने देखी है, जिस गरीबी में आप जन्मे पले बड़े हो, हम भी उसी गरीबी में मर जाएँगे। एंड मुझे अच्छा भी लगता है कि भगवान ने उसके लिए काफ़ी हेल्प भी की, क्योंकि मेहनत करना भी सबके बस की बात नहीं होती, सब मेहनत नहीं कर सकते। और मेरे अंदर वो चीज़ थी, पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट की, ऐसे-ऐसे लोग मिले उस रास्ते में, मेरे कोच मिले जिन्होंने हमें गरीबी से ऊपर उठ के काम करना सिखाया कि ये फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, बट आपके अंदर वो जुनून है या नहीं है, वो उन्होंने हमें सिखाया कि मतलब लड़कियों के लिए चूल्हे से बाहर भी ज़िंदगी होती है। क्योंकि हमने तो अपनी माता को, मतलब मदर को हमेशा सिर्फ़ वही देखा है, तीनों टाइम घर में खाना बनाना है। उन्होंने घर के बाहर की ज़िंदगी कभी देखी ही नहीं है। तो हमें यही लगता था कि मैं हमेशा बोलती थी अपनी मदर को, जो लाइफ़ आपने देखी है ना, मैं वो नहीं देखना चाहती। मैं उससे कुछ अलग करना चाहती हूँ। बट येस, आई थिंक ज़िम्मेदारियाँ आपको बहुत कुछ सिखाती हैं लाइफ़ में ना। आज बड़ा अच्छा भी लगता है कि बचपन से वो ज़िम्मेदारियाँ पड़ी, तो आज हम एक ज़िम्मेदार इंसान हैं। क्योंकि आप रिस्पेक्ट करते हैं जो आपने जीता है उसको, बिल्कुल करते पूरी हैं, मेहनत क्योंकि के साथ आया है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप वो कर लेते हो ना, तो आपको लगता है कि यस, मतलब पॉसिबल है। आप बाकियों को वो एक अगेन बिलीव दिलाते हो कि ये पॉसिबल है। अगर वो कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। एंड क्योंकि हमने अपनी मदर्स को देखा बहुत स्ट्रगल करते हुए ना, बीइंग अ फीमेल ना फैमिलीज़ में ना। एंड मेरी मम्मी हमेशा बोलते थे कि बेटा कुछ लाइफ में ऐसा करना कि तेरे को कल को किसी से माँगना ना पड़े। हुँ। कि लड़कियों के बहुत शौक होते हैं, मुझे ₹10 दे दो, मुझे ₹100 दे दो, कि कुछ अपने लिए ऐसा करना, अपने पैरों पे खड़े होना, और उसके लिए तुझे तेरा अभी टाइम है। घर का काम करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना हमारी माँ, मतलब मदर्स ना इतनी पढ़ी-लिखी तो नहीं थी, बट जो शिक्षा उन्होंने दी है ना किताबों से हट के, वो आज तक काम आती है। हमें लगता है कि नहीं यार, वो उनका जो एक्सपीरियंस था ना, वो इतना अच्छा था कि अगर उस टाइम पे वो चीज़ें हमें ना सिखाते, बताते, तो शायद हमारा माइंडसेट भी वैसा ना होता। आर यू वेरी क्लोज टू योर मदर? येस, टू माय फादर आल्सो एंड माय हुम आर यू क्लोज़र? मम्मी फादर, के साथ या पापा के साथ? पापा के साथ। लेकिन मम्मी के साथ ये जो चूल्हे पे बैठ के कन्वर्सेशंस होती थी, ये सारी बातें, तब आप बात करते थे? दोनों माँ-बेटी साथ बैठी हैं, बाकी लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, घर की लड़कियाँ काम कर रही हैं, और उस टाइम पे ये कन्वर्सेशंस होती हैं कि मम्मी, आप जैसा ना इतना धुएँ के आगे नहीं बैठना मुझे, मुझे कुछ और करना है, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। सो जब आपके पास वो पावर आ गई, पैसे की पावर आई, आपने कॉम्पिटिशन्स जीतना शुरू किया, आपके पास पैसा आना शुरू हुआ, मम्मी के लिए क्या लेके दिया? मम्मी के लिए ना, क्योंकि हमारी मम्मियों के बहुत बड़े सपने नहीं हैं, हमारी तरह। सीधी-सादी। सीधी-सादी, मतलब गाँव से आए, गाँव में शादी हुई, और जिन्होंने इतनी गरीबी देखी हो ना, मैंने एक चीज़ तो अपनी मम्मी से डेफ़िनेटली लाइफ़ में सीखी है कि इतनी गरीबी होने के बावजूद, इतना कुछ सहन करने के बाद भी, उन्होंने कभी ज़िंदगी में शिकायत नहीं की। तो मैंने वो सीखा है कि हमारे पास तो सब कुछ है, मतलब ना हमें किस बात की शिकायत करनी है लाइफ़ से ना। तो जब मैंने, जैसे मैंने बोला कि मेरी जॉब लगी, क्योंकि वही मेरे लिए इनकम का एक सोर्स था, हुँ। उससे पहले कोई इनकम का इतना सोर्स नहीं था। तो मेरी मम्मी हमेशा गाँव में चूल्हे पे रोटी बनाती थी, तो उसके लिए मम्मी को गोबर के वो उपले, बनाने, हाँ, उपले हाँ। बनाने, सर्दी होती थी तो उसको सुखाना, कहीं-कहीं सुखाना, बड़ा स्ट्रगल करती थी। ठंड के टाइम पे दिसंबर, जनवरी में जब हमें नहाने के लिए पानी चाहिए, घर में कोई गीज़र वगैरह सब होता नहीं था, तो वही पानी चूल्हे पे गरम करना, फिर सबको देना, घर में किसी ने आ जाना, उसके लिए चाय बनानी, वो भी चूल्हे पे बनानी, उसके लिए स्पेशल आग जलानी। मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं कमाने लगूँगी ना, मैं अपनी मम्मी को एक गैस चूल्हा तो ज़रूर लेके दूँगी, मतलब ना। राइट। तो मतलब मैंने उनको लेके दिया, बाकी चीज़ें उनके लिए मतलब सेकेंडरी थी कि हाँ, उनको कोई कपड़े चाहिए या कोई ज्वेलरी चाहिए, कुछ चाहिए। बट मुझे ऐसा लगा कि उसके आने से ना शायद उनकी लाइफ बहुत ईज़ी होगी, मतलब बट या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं धीरे-धीरे ना जो उनको
हमें लगता था कि उनको किचन में हेल्प कर सकते, क्योंकि उनकी लाइफ एक किचन ऑफ कोर्स। तक थी। बट यस, कभी ऐसा हुआ है मम्मी ने बोला, "अरे! इतना खर्चा क्यों कर दिया? इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी।" क्योंकि हमारे यहाँ पे मदर्स को ना ये बड़ी आदत होती है। आज तक बोलते हैं। से किस चीज़ पे टोकती है? कोई शॉपिंग वगैरह पे टोकती है या क्या? उनके लिए भी कुछ लेके आओ, "अरे! इतना महँगा सूट क्यों ले लिया? इतने महँगे कपड़े क्यों ले आए?" ऐसा होता है? बिल्कुल, जैसे जब मैं लाइक मैं 10-15 साल खेली जब इंडिया के लिए, तो हम बाहरली कंट्रीज़ में जाते थे। तो हमें लगता था कि यार मदर-फादर के लिए ना कुछ तो लेके जाना है। हमें पता होता था इंडिया से सब कुछ मिलता है, हाँ। स्पेशली जो वो कपड़े डालते हैं उनको सूट डालना होता है, वो सब यहाँ से मिलता है, बाहर से तो नहीं मिलता। फिर भी लगता है चलो उनके लिए कोई शूज़ ले लेते हैं, है ना? परफ्यूम लिए करना है, नहीं मुझे तो बहुत डाँट पड़ी थी जब मैंने परफ्यूम ली थी। भाई वो परफ्यूम लगाते ही नहीं है। मैं भी लगाती तो मुझे बोलते हैं, "क्या लगाते हो तुम? सारे घर में स्मेल कर देते हैं इसकी ना।" तो बट मुझे शूज़ वगैरह की चलो ले लेते हैं, एंड बट ये होता था मैं उसको कभी उनका प्राइस नहीं बताती थी। उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता था घर पे आते ही ना, "बेटा ये कितने के लिए है?" मैं ये बोलती थी, "आप मुझे ये बताओ कि आपको अच्छे लगे या नहीं लगे वो बताओ। आप ये मत पूछो कितने के हैं।" बोले, "नहीं पहले तो ये बताइए कितने के हैं?" मैंने बोला, "अगर मैं बताऊँगी इतने के तो आप नहीं डालोगे क्या?" तो और वही मैं उनको अगर मैंने बोल दिया ना कि ये शूज़ मतलब 3000 के हैं, 4000 के, बोलते, "तू पागल है क्या? इतने में तो कितने जनों के जूते आ जाते हैं जितने की तू मेरे लेके आ।" मतलब वही अगेन, क्योंकि उनको उन 4,000 की वैल्यू पता है, उनको 3-4,000 उनके टाइम में कभी देखने को नहीं मिलते थे ना। देखो। बट यस, टाइम चेंज होता है, बट हमें अच्छा लगता है कि देखो उन लोगों को पैसे की कितनी वैल्यू है, और वो भी कहीं न कहीं हमारे अंदर भी आती हैं चीज़ें। नो डाउट हम पैसा कमाते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, बड़ी हार्ड अर्न मनी है हमारी भी। अ, तो उसको कैसे हमें मतलब ऐसा फ़िज़ूल में नहीं फेंकना कि उसको सही चीज़ों पे हम खर्च करें, स्पेशली अपनी हेल्थ पे खर्च करें। जैसे मम्मी मम्मी और नॉर्मल बोलते हैं, बट कहीं न कहीं वो चीज़ें सही हो जाती हैं। जैसे वो बोलते हैं ना, "बेटे जितने पैसे तू जूते और कपड़ों पे लगाती है ना, इतना खाने पे लगा लिया कर, तो कुछ काम सेहत बना लो। सेहत बना लो", है ना? तो कहीं न कहीं अब लगता है कि यार मतलब हम डॉक्टर्स को भी तो पैसे देते हैं ना, वहीं हम अच्छे खाने पे अगर लगा लें तो वो पैसा सही जगह जा रहा है। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता एक मदर-फादर से अच्छा लाइफ़ का जो टीचर है ना कोई हो सकता। दे आर द बेस्ट लाइफ कोच। बिल्कुल। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है और कुछ ऐसी कल्चरल चीज़ें होती हैं जो हमारे साइड के पेरेंट्स के साथ अटैच्ड होती हैं। वो चाहे अपने बच्चे को कितनी तरक्की करते हुए देख ले, लेकिन उनको हमेशा ये सही गाइडेंस देंगे कि बेटा फ़िज़ूल खर्ची नहीं करनी, फालतू में ज़्यादा शौक मत पालो, बिल्कुल, सेहत ज़्यादा ज़रूरी है और ये घूमना-फिरना तो होता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कभी उनको साथ लेके ट्रैवल किया है कहीं पे, कोई ऐसी डेस्टिनेशन लेके गए जहाँ पे लगा कि अपने माँ-बाप को मैं यहाँ लेके आऊँ, ये दिखाऊँ, दिखाया, वो वाली फीलिंग आज महसूस हो चुकी है कि अभी बाकी है वो सपना? नहीं अभी बाकी है एक्चुअली, क्योंकि अभी क्या है ना, एक तो थोड़े एज्ड हो गए हैं, तो थोड़ा चलना वगैरह मुश्किल रहता है उनके लिए, ट्रैवल करना। समटाइम्स क्या होता है ना, आप चीज़ें अच्छे के लिए करते हो कि हुँ। उनको एक डिफरेंट फीलिंग आए, पर जब आप कहीं जा रहे हो इतना ट्रैवल करा के वो इतना थक जाते हैं, फिर आपको लगता है कि आपने उनको पनिशमेंट ही दी एक तरह से, ओह! मतलब ना। हाँ। बट यस, फादर को जब मुझे पद्मश्री मिला था तो मैं उनको साथ में शाहबाद से दिल्ली लेके आई थी, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उनको बोला कि पापा मुझे ऐसे पद्मश्री मिल रहा है, आप मेरे साथ दिल्ली चलो, और वो मुझे बोल रहे हैं कि क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं था पद्मश्री क्या होता है, एंड वो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, तू चली जा, तू ले आना अवार्ड जाके, मैं क्या करूंगा जाके वहां पे ना। तो इमेजिन कितने सिंपल सीधे लोग, मतलब ना, और तो मैं बड़ी जबरदस्ती लेके आई कि आप चलो मेरे साथ, क्योंकि उनका सबसे बड़ा डर ये था कि तू मुझे लेके होटल में रुकवाएगी, होटल का खाना खिलाएगी, जो मैं खा नहीं सकता, क्योंकि वो सिंपल लोग, घर का खाना खाने वाले लोग ना। तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको होटल का खाना बिल्कुल नहीं खिलाऊँगी, आपका घर का सिंपल खाना खिलाऊँगी, बट आप चलो। बट येस, मैं चाहती हूँ कि मदर-फादर को ऐसे कहीं लेके जाऊँ, स्पेशली उनको। फादर को तो मैंने फ्लाइट में बिठाया है, लेकिन मदर को मैं चाहती हूँ कि उनको भी एक बार मैं फ्लाइट में ट्रैवल कराऊँ, ताकि उनको भी, क्योंकि उन्होंने उनकी लाइफ, मैंने बोला है घर में निकल गई। लेट्स सी वो डे कब आता है। मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, बट समहाउ कई बार पॉसिबल नहीं होता, घर में बच्चे भी छोटे हैं, तो उनके उनके साथ भी काफ़ी अटैचमेंट है। लेकिन उनके क्या सपने अपनी बेटी को लेके? उन्होंने अपनी बेटी को कहाँ से कहाँ पहुँचते हुए देख लिया। पद्मश्री भी मिल गया, यंगेस्ट रिसिपिएंट भी आप बन गए। अब उनके क्या सपने? कभी ऐसे बैठ के उनसे बात हुई है कि आप क्या चाहते हो, अब मैं क्या करूँ? मैं उनसे कई बार पूछती हूँ कि मतलब आपको कैसा लगता है? मतलब आपने मुझे बचपन से अब तक देखा, तो आपको कुछ तो फीलिंग आती होगी ना? तो मेरे मम्मी-पापा यही बोलते हैं दोनों ना, पहले तो मेरे पापा तो रोना शुरू हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं बहुत ना, कि
बेटा हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी लड़की मतलब कहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। मतलब वो इसलिए नहीं सोचा था कि तू कैपेबल नहीं थी, बट हम अपने उससे सोचते थे कि क्या हम उतने कैपेबल है कि हम अपने बच्चे को ऐसा बना पाएँगे। तो मुझे फिर ऐसा लगता है, मैंने उनको बोला कि आप कैपेबल थे तो हम कैपेबल बने, मतलब ऐसा नहीं कि हम कैपेबल थे शुरू से। एंड वो फिर जब बोलते हैं ना कि बेटा अगर तू यहाँ तक ना पहुँचती तो हमारी ज़िंदगी कैसी होती? मतलब मेरे लिए वो बहुत इमोशनल मोमेंट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी अच्छी हुई है। हमारी वजह से आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास तो हर तरह के ऑप्शंस हैं अभी ना, आपके पास नहीं थे वो। उन हालातों में, उन सब चीज़ों में भी आपने हमें वो सब चीज़ें दी जो आप बेस्ट दे सकते हैं। राइट? एक मोरल वैल्यूज़ दी, मेहनत करना सिखाया लाइफ में ना, एक अच्छा इंसान बनना सिखाया, क्योंकि समटाइम्स आप प्रोफ़ेशनली बहुत अच्छे हो जाते हो, बट आपको वो मोरल वैल्यूज़, वो संस्कार फैमिली से नहीं मिले होते कि आप वो सक्सेस को हैंडल कर पाओ, इतनी सक्सेस के बाद भी आप कैसे ज़मीन पे रहना है, वो सब जब उन्होंने, मैं उनको बोलती हूँ ना कि सब तो आपने सिखाया है मतलब, तो अच्छा लगता है। वो बहुत खुश होते हैं कि तूने बहुत लड़कियों के रास्ते खोल दिए, कि लड़कियों को लगता है कि कोई हम भी रानी के जैसा बने, तो हमें अच्छा लगता है जब कोई हम घर से बाहर निकलते हैं तो ये बोलता है कि देखो ये रानी के पापा जा रहे हैं, रानी की मम्मी जा रहे हैं, तो बोले हमें बहुत अच्छा लगता है कि तेरे नाम से लोग हमें जानते हैं। सो आई थिंक यस, पेरेंट्स के लिए तो ना उनकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की कमाई उनके बच्चे ही होते हैं, और बच्चे अच्छा कर लें तो पेरेंट्स के लिए स्वर्ग होता है, बच्चे ना अच्छा और करें ये कितनी तो खूबसूरत बात है कि बेटी के नाम से माँ-बाप के नाम माँ-बाप को पहचान मिलती है और उससे उनको बहुत खुशी और बहुत दे फील प्राउड अबाउट इट। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अब उनका मन होगा कि बेटी अब शादी ही कर ले। ये भी बात बहुत बार होती होगी, नहीं? बिल्कुल होती है, कहते तो हैं। क्योंकि हाँ, देखो आप हरियाणा से हो, मैं भी हरियाणा से हूँ, स्पेशली हरियाणा में माँ-बाप को अगर हम इस स्टेट की बात करें, बहुत टेंशन रहती है लड़की की शादी की। हाँ, कितनी भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, कितना भी आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, लेकिन टॉपिक फिर भी ये रहता है कि मतलब शादी कब होगी, राइट? तो आई थिंक मेरी 2011 में जॉब जब लगी थी, तो बहुत सारे लोगों ने उनको बोलना शुरू किया कि अब तो इंडिया भी खेल लिया, जॉब भी मिल गई, अब और क्या चाहिए मतलब ना, हाँ। अब तो लड़की की शादी कर देनी चाहिए। एंड क्या होता है ना, जब आप सोसाइटी में रहते हो, माँ-बाप को भी रहता है कि इतना प्रेशर आता है ना कि चलो, फिर वो आपको बोलना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी टाइम उन्होंने बोला, 2011 से बोलते आ रहे हैं, अभी 2025 आने वाला है, मतलब 25 चल रहा है। तो मैं फिर एक दिन उनको, मैंने 2015 में मैंने उनको एक बार आराम से बैठ के समझाया कि पापा देखो, आज तक वुमेन्स हॉकी कभी ओलंपिक्स में नहीं गई, हाँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम ओलंपिक गेम्स में जाए, और हमारा खेलने का क्या फ़ायदा कि अगर हम, हमारी जनरेशन ने भी वो चीज़ ना की जो अभी तक ना हो सकी, कि जो चीज़ें मैं अब कर सकती हूँ शायद बाद में वो करना पॉसिबल नहीं है, ये सब चीज़ें करना ना, कि पर आपने मुझे अभी तक सपोर्ट की, थोड़ी और सपोर्ट करोगे तो मैं और चीज़ें अचीव कर सकती हूँ। देन उनको समझ में आया कि अच्छा, मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं। हुँ। मैंने बोला ये सपना सिर्फ़ ये नहीं था कि जॉब लेनी है और इंडिया खेलना है बस। इंडिया अभी तो खेलना शुरू किया है। बट यस, उसके बाद 2 ओलंपिक गेम्स भी खेल लिए, बहुत सारे ऑनर्स भी मिले सब। आज भी होती हैं बातें, ऐसा नहीं है, स्टिल उनकी टेंशन वहीं पे है कि शादी कब होगी, शादी कब होगी? बट यस, अपनी जगह वो भी सही है। एंड आई थिंक हर चीज़ का टाइम होता है। जब आपकी लिखी होती है कि इस दिन इस जगह होनी है, तभी होती है। और मुझे भी है कि हाँ, मैं उनकी यंगेस्ट डॉटर हूँ, कि मेरे माँ-बाप अभी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो यही होती है कि स्टिल यू हैव पेरेंट्स, और उनके सामने उनको भी रहता है कि हमारे सामने हमारी लड़की की शादी होनी चाहिए। एंड होपफुली जल्दी, मतलब इफ यू वांट टू शेयर मोर, नहीं ऐसा कोई है लाइफ में जिसके साथ प्लानिंग चल रही है कि हाँ, होना है अब ये काम भी करना ही है? अ, जल्दी उसके बारे में हम बात करेंगे, अभी तो नहीं, बट यस, होगा ग्रेट, सून। ग्रेट। मुझे मेरा जवाब मिल गया। हाँ, बट मुझे ये बताइए कि ये ओलंपिक्स वाला मेडल कब बनवाया था आपने? पहले ओलंपिक अपीयरेंस से पहले या कब कब से ये आपके गले में है? ये मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद बनवाया था, जब टोक्यो ओलंपिक्स में मैंने 4th फिनिश किया, एंड उसके साथ ये रिंग भी बनवाई थी। ओह वाओ! या नाइस। अ, या क्योंकि कइयों को शौक होता है टैटू बनवाने का, ओलंपिक्स एंड ऑल का, मुझे वो सब था नहीं। बट मुझे ये था, क्योंकि कभी हमारा ये सपना था, उसको सपने को पूरा करने के लिए हमें बहुत साल लगे। तो मुझे लगा कि कुछ यूनिक चीज़ आपके पास वो होनी चाहिए। राइट।
सो टोक्यो का वो एक 4th प्लेस फिनिश जहाँ पे हमें लग ही रहा था कि इस बार तो दोनों लड़कियों की टीम भी और लड़कों की टीम भी मेडल लेके आएगी, बट लास्ट पड़ाव पे जाके जब नहीं फिनिश कर पाए। अ, वो वाज़ इट अ सेटबैक या फिर एक तसल्ली थी कि देखो मैं यहाँ तक तो लेके आई हूँ, यहाँ तक भी आना बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज था, एक पड़ाव हमने पार किया है। सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग थी या रिग्रेट वाली फीलिंग थी कि छूट गया? ऑनेस्टली मिक्स फीलिंग थी, क्योंकि समटाइम्स यू आर सो क्लोज येट सो फार। सो हमारे लिए भी वही था कि हम ओलंपिक गेम्स में मतलब सेमीफाइनल जीतते तो हमारे पास सिल्वर मेडल तो पक्का था। फिर हमने ब्रोंज भी बहुत नैरोली मिस किया 4-3 से, क्योंकि ऐसे मौके लाइफ में ना आपको बार-बार नहीं मिलते। और स्पोर्ट्स का करियर बहुत छोटा होता है। एक स्पोर्ट्स पर्सन का करियर ना, यू नेवर नो कि आपको कब इंजरी हो जाएगी, आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगी, आप सेलेक्ट नहीं होगे, व्हाटएवर रीज़न मतलब ना, या नेक्स्ट ओलंपिक्स में आप उस स्टेज तक पहुँच पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे। बट एक तरफ ये भी फीलिंग थी कि हमने 2016 में जब पहले ओलंपिक्स खेला, हमने 12 में से 12 फिनिश किया था। 12th टीम में से 12th फिनिश किया। हुँ। आफ्टर 5 ईयर्स साइकिल कोविड के बाद हमने 4th फिनिश किया। सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्टरी ये था कि जहाँ लोग इस देश में क्रिकेट के लिए पागल रहते हैं, हमने लोगों को सुबह 6 बजे उठ के वुमेन्स हॉकी के मैचेस देखते हुए मतलब देखा है कि हुँ। जब लोगों को पता चला कि इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में बीट किया है, एंड सेमीफाइनल मतलब होल कंट्री सेमीफाइनल देख रही थी जब हम अर्जेंटीना के साथ खेल रहे थे। मुझे सुन के ना गूज़बम्प्स हो आज तब भी। मुझे ऐसा लगा कि या वो चेंज हम लाना चाहते थे, बीइंग अ फीमेल हॉकी प्लेयर्स ना। राइट। हमारी टीम का वो मोटिव भी था कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे हम इस कंट्री में ना हम और विमेंस को इंस्पायर करें कि लड़कियां और हॉकी खेलें। एंड आई थिंक जब हम कंट्री में वापस आए ना, इंडिया वापस आए, सबने हमें वो रिस्पेक्ट दी शायद जो नीरज चोपड़ा को दी थी जी। आफ्टर ओलंपिक गोल्ड मेडल ना। सो मिक्स फीलिंग था। एंड वो फीलिंग बहुत कम आती है जब एक तरफ आप बहुत सैड हो, क्योंकि स्टिल यू फील थोड़ा सा रह गया आपके पास, वो ओलंपिक मेडल हो सकता था। बट अगेन यू सेट द बार सो हाई नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि अगेन दे कैन बिलीव, दे कैन थिंक ऑफ कि हाँ हम इससे ऊपर जा सकते हैं। सो रानी, वुमेन्स हॉकी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस कभी तो बिल्कुल पीक पे होती है, कभी एकदम से डिप मारती है। बहुत मैसिव स्पाइक्स हैं इंडियन वुमेन हॉकी टीम के व्हेन वी कंपेयर इट टू मेंस टीम, जो कि अब हमें कंसिस्टेंटली काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, बैक टू बैक ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। व्हाई डू यू थिंक वी आर नॉट एट दैट लेवल इन द वुमेन्स हॉकी इन इंडिया? आई थिंक जैसे हॉकी इज अ टीम स्पोर्ट है ना। विमेंस की अगर बात करें, जैसे हमने क्वालिफाई किया फिर नहीं क्वालिफाई किया, टीम स्पोर्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल 10 प्लेयर आपके काफ़ी लंबे टाइम से खेल रहे हैं, एंड देन कुछ प्लेयरों को आप रोटेट करते हो, यंगस्टर्स को भी आपको टीम में लेके आना होता है, क्योंकि उनको आपको एक्सपोजर देना है, उनको आपको वो सिस्टम सिखाना है, जिस सिस्टम से आप खेलते हो उसको काफ़ी टाइम लगता है। जब तक वो रेडी होने लगते हैं, जो पुराने होते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, देन कुछ और यंगस्टर्स आते हैं, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। हुँ। एंड इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, बट जैसे टेक्निकली टैक्टिकली काम होता है, मैं उसके बारे में इंटरनली आपको बता रही हूँ। हम एज एन इंडियन हम सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, कि रिजल्ट नहीं आ रहे, लेकिन उसको प्रोग्रेस करने के लिए वो बहुत टाइम चाहिए होता है। 4 साल के ओलंपिक साइकिल में अगर जो प्लेयर हमें 2028 ओलंपिक्स में खिलाने हैं, उनको हमें अब से एक्सपोजर देने शुरू करेंगे, तो हो सकता है वो प्लेयर्स उस एक्सपीरियंस तो उनके पास वो नहीं होगा, दे विल स्ट्रगल। जब तक उनके पास एक्सपीरियंस आता है, देन और 4 यंग आ जाते हैं, राइट? वो सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। हुँ। बट आई थिंक हम उसको कहीं न कहीं मेंटेन कर सकते हैं, और यही एक जो हमारे सीनियर प्लेयर्स होते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है हुँ। कि कैसे वो जो मिक्स टीम होती है, उसको बैलेंस करके खुद ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेके तो हम परफ़ॉर्म कर पाएँ। बट येस, कंसिस्टेंसी इज़ की, क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी, हम कभी एट ओलंपिक लेवल और वर्ल्ड लेवल पे हमारा मेडल आना मुश्किल है। बट अभी हरिंदर सर आए हैं टीम के साथ ना, तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स आए हैं, क्योंकि वो 4 साल के साइकिल में उनके साथ काम करना चाहते हैं। आपने मेंस हॉकी की बात की, तो मेंस हॉकी में अगर आप देखोगे पिछले 2 ओलंपिक्स में मोस्टली वो लड़के खेल रहे थे दो जो 2016 मेंस जूनियर वर्ल्ड कप जीते थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो लड़के खेले।
विमेंस में वो थोड़ा देखने को नहीं मिलता वो केस ना कि लड़कियां इतना इतना लंबा वो सेम ग्रुप इतना लंबा खेल पाए। तो आई थिंक हमें उस पे थोड़ा-सा और काम करने की ज़रूरत है कि हमारा जो जूनियर ग्रुप है, उसको हम और कैसे जो है ना उनको फ्यूचर के लिए बनाएँ, उनको ना कि सिर्फ़ जूनियर्स के लिए बनाएँ। राइट, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ग्रास रूट से कनेक्टेड है। ग्रास रूट लेवल पे लड़कियों का हॉकी में आना, आप क्योंकि इतना क्लोजली जुड़ी हैं स्पोर्ट्स से, आप देख रही हैं वो हो रहा है, एंड आई थिंक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है एज अंडर 17 कोच। तो ग्रास रूट पे अभी वुमेन्स हॉकी का क्या स्टेटस है? अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है और आ रहा है टैलेंट? अच्छा टैलेंट तो है नो डाउट स्पेशली आज भी हम अगर रूरल एरियाज़ में बात करें, वहाँ से टैलेंट आता है मेन टैलेंट लड़कियों पूल कहाँ से है? इंडिया के किस हिस्से से है? के। नॉर्थ से ज़्यादा टैलेंट आता है हमारे पास, हरियाणा, पंजाब से आज भी ना आजकल उड़ीसा काफ़ी अच्छा कर रहा है, झारखंड काफ़ी अच्छा कर रहा है, यूपी से काफ़ी लड़कियाँ आ रही हैं। तो 4-5 स्टेट्स हैं जो जहाँ से काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बट ऑनेस्टली बात करूँ आजकल ना पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना उस चीज़ को लेके ना स्ट्रिक्ट हो गए कि हमारे बच्चा ना पढ़ाई में बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी तो भी ये देखने को अभी मिलता भी है? देखने को मिलता है कि जैसे एग्ज़ाम्स का टाइम होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते नहीं हैं, अकेडमी नहीं अकेडमी भेजते? नहीं भेजते कि हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, उनको पढ़ना है। नो डाउट आज के टाइम में भी लाइक स्टडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अ, जितने बच्चे अकेडमी में जाते हैं, वो सब तो इंडिया के लिए नहीं खेलते, तो आपको एक सेकंड करियर भी चाहिए, किसी न किसी तरह लाइफ़ में सर्वाइव करने के लिए। बट ये स्पोर्ट्स बहुत सारा सैक्रिफाइस माँगता है। हमने भी एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी ट्रेनिंग की है, स्टिल एग्ज़ाम्स भी लिखे हैं, सब है। बट बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी उस चीज़ से अवेयर नहीं है। उनको लगता है हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में थोड़ा कम भी करेगा ना, स्पेशली लड़कियाँ ना, बट वो पढ़ाई में बहुत अच्छी होनी चाहिए। होना चाहिए बट आई थिंक बैलेंस भी हो सकता है दोनों चीज़ें में ना। बट हाँ, जिस जहाँ पे अकेडमीज़ चल रही हैं अच्छी, वहाँ से काफ़ी अच्छा टैलेंट भी आ रहा है हमारा लड़कियों का। ओके। एज़ अ हॉकी प्लेयर, आपने सैक्रिफाइसेस की बात की कि हर एथलीट को कुछ सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। आपकी लाइफ में आपको लगता है कोई ऐसा सैक्रिफाइस आपने किया, कोई ऐसा रिग्रेट है कि शायद ये भी अगर साथ-साथ कर लेती तो अच्छा रहता? चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो या लाइफ का कोई और एरिया हो, कोई ऐसा रिग्रेट है? रिग्रेट तो कोई नहीं है लाइफ में ना, क्योंकि मैं रिग्रेट रखना नहीं चाहती। मैं जब भी काम करती हूँ, मैं खेलती भी तो मैं ये सोचती थी कि जब मैं छोड़ूँ तो मुझे ये नहीं होना चाहिए काश मैं ये कर लेती तो ऐसा हो जाता। वो काश वाली फीलिंग बहुत बेकार होती है। तो जब आप कर रहे हो ना तो आप उस फीलिंग से करो कि जो करना है अभी करना है, मतलब ना बाद में ये होना चाहिए कि काश ये कर लेते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। रिग्रेट कोई नहीं है लाइफ में कि अगर मैं हॉकी के साथ ये कर लेती, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने अपना 100% टाइम, एफर्ट, माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट सब कुछ दिया है, उस चीज़ ने मुझे 100% वापस भी दिया है, राइट? दुःख तब होता है जब आप उस चीज़ के लिए सब कुछ डालते हो, अपना माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, बट आप उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाते, राइट? फिर आपको लगता है आप कहीं के भी नहीं हो, ना आपने पढ़ाई की, ना आपने खेल में कुछ किया। मैंने भी देखी है, मेरी मेरी बहुत सारी बैचमेट्स हैं ऐसी ना, जिन्होंने ना अच्छी पढ़ाई की, ना वो खेल में इतने सक्सेसफुल हो पाए, एंड उनको फिर कहीं न कहीं वो फीलिंग आती है कि यार तेरी लाइफ बहुत अच्छी है। हुँ। तो लकीली मैंने एक चीज़ को सब कुछ दिया, तो मैं उसमें कुछ एक्सेल कर पाई। सो येस, रिग्रेट तो नहीं है कोई। नहीं, नहीं। ओके, और इस प्रोफ़ेशन में जब आप इतना टाइम स्पेंड करते हो, तो जो पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हो, कज़िन्स हों या दोस्त हों, जो बचपन में है उनके साथ खेलते थे, पेड़ों पे चढ़ते थे, सारे मज़े करते थे, क्या वो छूट जाते हैं या उनके साथ अभी भी कनेक्ट है, बात-बात होती है उनसे? वो रियलाइज़ करते हैं कि हमारे बीच की रानी अब देखो कहाँ पहुँच गई है? ऑनेस्टली कुछ टाइम के लिए वो सब छूट जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स ना बहुत ज़्यादा डेडिकेशन माँगता है। मैंने जो सैक्रिफाइस की बात की, अ, एक टाइम आने पे ना आपको लगता है कि आपका पूरा फ़ोकस जो है ना इसी पे होना चाहिए, मतलब ना लिटरली आपको लगने भी लगता है कि जैसे बोलते हैं ना कि जैसे-जैसे आप टॉप पे जाते हो ना, वैसे-वैसे आप अकेले होना शुरू हो जाते हो। वो इसलिए नहीं कि आपकी लाइफ में कोई होता नहीं, क्योंकि वो चीज़ आपसे इतना कुछ माँगती है, जिसके लिए आप लगे हुए हैं ना, वो इतना डेडिकेशन माँगती है। आपको रात को 9 बजे सोना है, तो आपको सोना है। देन यू आर नॉट कि आप 12 बजे तक अपने फ्रेंड से बातें कर रहे हो, अपने कज़िन से बातें कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो लग्ज़री, वो प्रिविलेज नहीं होती। हुँ। क्योंकि आपको 8-9 घंटे की मिनिमम स्लीप चाहिए। दैट्स डिसिप्लिन जो स्पोर्ट्स का एक फर्स्ट पार्ट है। आपके पास वो टाइम नहीं होता अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, अच्छा चलो आज ये खाते हैं, आज पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। नो, हुँ। बिकॉज़ यू आर वर्किंग सो हार्ड एक ड्रीम को अचीव करने के लिए, और उसके लिए आपको ये सैक्रिफाइस सब करने पड़ते हैं।
आई बिलीव अगर आप बाकियों से डिफरेंट करते हो तो आपको डिफरेंट भी मिलता है। अगर आप सेम करोगे तो सेम ही मिलेगा। एंड बट या धीरे धीरे जब आप वो कर लेते हो, आप धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू होते हो। बट यस, आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग लोग भी होने चाहिए जो ये समझे कि यस, वो किसी पर्पस से वो लगे हुए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोच लेते हैं एटीट्यूड आ गया, ईगो आ गया, इनके पास टाइम नहीं होता। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, मतलब उस चीज़ के लिए वो टाइम चाहिए। एंड हम तो, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ लोगों से आप 10 साल बाद भी बात करो ना, आपको ये लगता है कि आप रोज ही बात करते हो। हुँ। कईयों से आप रोज भी बात करो तो आपको ये लगता है कि ये क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है, हाँ, राइट? तो एंड वैसे लोग बहुत कम होते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों की लाइफ में। बट होते हैं तो दे आर देयर पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। of course. Right now, when we talk about at this time in your career, who is your pillar of strength? कहाँ से आपको अपनी स्ट्रेंथ मिलती है कि ठीक है, अब हॉकी का करियर एज़ अ प्लेयर इज़ ओवर बिकॉज़ आपने रिसेंटली अपनी रिटायरमेंट भी अनाउंस की है। बट वेयर डू यू ड्राइव योर स्ट्रेंथ फ्रॉम? कहाँ से सपोर्ट मिलता है? मेरे कोच, जो बचपन के कोच हैं, क्योंकि अ, वो मेरे सिर्फ कोच नहीं है, राइट? मुझे वो बचपन से मेरे गाइड हैं, जिन्होंने मुझे मेरे हर अच्छे बुरे समय में मुझे गाइड किया है। और जिनके पास मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रही होती किसी भी चीज़ से ना, हुँ, तो मैं उनके पास कोई एडवाइस लेने जाती हूँ ना, हुँ, तो वो अपने एक्सपीरियंस से जो एडवाइस देते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि इवन दो मुझे नहीं पता वो उससे सक्सेसफुल, मैं उस स्ट्रगल से निकल पाऊंगी कि नहीं, बट ऐसा लगता है कि कोई तो आपके पीछे है जो आपको स्टिल अभी भी गाइड कर रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये आपके पेरेंट्स और टीचर की ब्लेसिंग आपके ऊपर होती है ना, आप हमेशा ऊपर ही जाते हो। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा है अपनी लाइफ में ना। कहीं न कहीं जब उनकी ब्लेसिंग्स खत्म होनी शुरू हो जाती है ना, होती नहीं है बट समहाउ कई बार कुछ ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपका ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाता है। जो मैंने भी अपनी लाइफ में फ़ील किया है, देखा है, यू नो अ, बट येस, मेरे कोच, मेरे पेरेंट्स, मुझे आज भी लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब ना। एंड कि जो आज भी मुझे बोलते हैं कि तू अभी भी बहुत कुछ कर सकती है। तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि शायद अभी एक नेक्स्ट जर्नी शुरू करनी है और उसमें भी शायद बहुत कुछ स्ट्रगल करके मुझे एक नई जर्नी में सक्सेस होना है, और वो राइट? नई जर्नी आपके ज़हन में कोई है कि अब मुझे यहाँ से जो अपना सेकंड इनिंग्स शुरू करनी है, व्हाट आर योर इंटरेस्ट? डू यू वांट टू बी अ ब्रॉडकास्टर टीवी में? बिकॉज़ अब हॉकी कितनी मतलब बड़े लेवल पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। यू कैन ईज़िली बी अ कमेंटेटर, अ प्रेज़ेंटर, ब्रॉडकास्टर, एज़ अ पॉलिटिशियन, एज़ अ कोच। आपकी क्या आकांक्षा है? आप क्या हासिल करना चाहते हो? किस फ़ील्ड में जाना चाहते हो? एक्चुअली एक फ़ील्ड के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं, कि एक ही फ़ील्ड में जाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब डिफरेंट कुछ। चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ एंड देन सी कि मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मेरे लिए क्या बेस्ट है, मतलब ना किसमें मैं एक्सेल कर सकती हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एज अ मतलब ब्रॉडकास्टर ना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। मुझे अच्छा लगा वो हुँ, करके ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। यस, ऑफ कोर्स आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं। देन मैंने कोचिंग मैंने बच्चों को की। मुझे अच्छा लगा कि यार आपने जो चीज़ 20-25 साल सीखी है, आपके पास वो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और आपको ये भी पता है कि उस एज में बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो क्यों ना उनके साथ वो चीज़ें की जाए, मतलब कि उनको स्ट्रगल से, मेंटल स्ट्रगल से बाहर निकाला जाए। एंड यू कैन क्योंकि पे बैक टू योर स्पोर्ट। यस, हुँ, क्योंकि वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देता है। हुँ। और एक स्टेज के बाद आके ना, यस, हम सबको पैसा चाहिए लाइफ में सर्वाइव करने के लिए ना, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा एक स्टेज के बाद ना आपको सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होती है, कि जब आप रात को पीसफुली सो रहे हो, कि आप ये काम कर रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है करने में ना। यस, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए तो, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर। कोई मतलब मूवी का ऑफ़र आया है? अभी तक तो नहीं, बट होपफुली कि फ्यूचर में आए, मतलब दिस इज़ ऑल्सो वन फील्ड दैट यू कैन एक्सप्लोर। यस, बट आई एम नॉट अ गुड एक्टर एक्चुअली। वो तो टाइम बताएगा। क्योंकि एक एक दौर ऐसा भी था जब आपने हॉकी शुरू की थी और आप स्लोली यू वर ग्रोइंग इन द रैंक्स। उस समय पे लोगों को आपकी हॉकी स्किल्स पे भी डाउट था। वो भी एक समय था जब कुछ लोग बोलते थे कि ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं आप इस एथलीट को, कुछ लोग कहते थे कि नहीं-नहीं ये तो बहुत स्किलफुल है। वो दौर भी देखा है? बिल्कुल देखा है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं पहली बार 2006 में जूनियर कैंप में आई थी, तो मुझे मेरा बॉडी वेट उस टाइम पे 36 केजी था। ओह माय गॉड! एंड हाउ ओल्ड वर यू? आई थिंक 12, 12 ईयर तो 26 था। या तो वहाँ पे मुझे जब पहली बार बोला गया कि आपको 80 केजी वेट के साथ स्क्वाट्स करने हैं।
मैंने अपनी लाइफ में कभी स्क्वाट्स नहीं किए थे क्योंकि वो एज होती है आपके मसल डेवलप हो रहे होते हैं हाँ। राइट। अ, तो जब उन्होंने बोला कि करने हैं एंड मैंने बोला मेरे से तो नहीं होगा मतलब। तो उन्होंने बोला कि मेरा फर्स्ट कैंप था इमेजिन, उन्होंने बोला कि ठीक है आप लिख के दे दो कि आप ये नहीं कर सकते और आप घर चले जाओ। इमेजिन जिस बच्चे का अभी करियर शुरू हुआ है वो कैसे लिख के वो दे ही नहीं सकता, मतलब जिस गरीबी से हम लोग उठ के आए हैं। हम हमें तो पीछे बहुत कुछ दिखता था कि अगर हम यहाँ आके वापस चले गए तो हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है जिंदगी में और कुछ करने का ना। हम ऐसी फैमिलियों से है नहीं कि हम कुछ और कर लेंगे लाइफ में, हॉकी एक जरिया था कुछ करने के लिए। एंड मैंने जब वो किया कोर्स तो मैं वो वेट मेरे ऊपर गिर गया, जिससे मुझे इतना बैड बैक इंजरी हुआ कि फॉर 9 मंथ मैं बेड रिडन थी। मतलब हम्म। इवन आई ब्लिंक माई आईज, मेरे को इतना पेन होता था ना। तो मुझे ऐसा मतलब ऐसा लगता नहीं था, ऐसा हो ही गया था। मुझे लगा कि मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, मैं अब कभी जिंदगी में हॉकी नहीं खेल सकती। एंड इमेजिन आप इतनी गरीबी से जूझ रहे हो, आपके ऊपर सबकी उम्मीदें हैं घर में ना, आपकी उम्मीदें भी अपने आप से हैं कि आप ही कुछ करोगे। एंड मुझे भी लगा कि यार अब क्या करेंगे ज़िंदगी में, पता नहीं कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं ऐसी होती थी कि हम कुछ ट्रीटमेंट कर पाएँ। घर से फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं होते थे कि कहीं अच्छी जगह पे जाके दिखा सकें उसको। एंड देन तब मेरे को उन्होंने मतलब उस उन कोच ने मेरे कोच को बोला था फ़ोन करके कि ये लड़की कभी इंडिया के लिए नहीं खेल सकती। आप मेरे से लिखवा लो। बट अगेन मेरे जो कोच हैं द्रोणाचार्य वोडी, सरदार बलदेव सिंह, वो काफ़ी ना मतलब वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला मैन था। उसको रहता कि मुझे अगर किसी ने चैलेंज किया वो तो मुझे करना ही करना है, और शायद वही एटीट्यूड उन्होंने हमारे अंदर भी डाला कि जब कोई बोल सकता ना ये नहीं कर सकते तो वही करना है, करके मतलब दिखाना है। करके दिखाना है। हम्म। एंड देन ही इज़ लाइक कि ठीक है अब उसने मुझे चैलेंज दे दिया, अब तो मैं इंडिया खिला के छोड़ूँगा कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे कुछ भी करना पड़े। एंड उन्होंने काफ़ी काम किया मेरे ऊपर, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शायद टॉर्चर कर रहे हैं वो, क्योंकि मेरे मतलब बैक के ऊपर काम करते थे, देन स्किल्स के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना। बट यस, उन्होंने जो उस टाइम पे वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया ना कि अब तो करना है। हम्म। एंड जब मैं 10-12 साल इंडिया खेल गई, 2018 एशियन गेम्स में हमारा सिल्वर मेडल आया, मैं कैप्टन भी थी उस टाइम पे। तब उन्होंने फ़ोन किया, लाइक मेरे कोच ने उनको फ़ोन किया कि थैंक यू सो मच, आपने बोला था ये लड़की कभी इंडिया नहीं खेल सकती, बट देखो आज 12-13 साल हो गए उसको इंडिया खेलते, आज वो कप्तान भी बन गई। एंड इट्स ऑल ड्यू टू यू, क्योंकि आपने वो चैलेंज दिया था और हमने वो एक्सेप्ट किया था और वेल उस पे डन। काम किया था। एंड मुझे लगा कि हाँ यार ऐसे लोग लाइफ में होने चाहिए, वेल जो डन। आपके अंदर वो फायर जगा सकें। दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये समय-समय की बात है, कहते हैं ना समय बड़ा बलवान है। और समय की बात मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी एक वीडियो है जो मैंने आपके प्रोफ़ाइल से सेव की है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ और मैं आपके कमेंट्स उस पे ले पाऊँ। ये वीडियो बहुत रीसेंट नहीं है, मेरे ख़्याल से 2022 की है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसको देख के कुछ मेमोरीज़ आएँगी। ओह माय गॉड! ये आपने शूट किया है ये वीडियो? बिल्कुल, ये मैंने ही शूट किया था। ओह माय गॉड! देसी गर्ल, हाँ, है ना? यस। सो इस इसको आज जब देखते हैं, दिस इज़ बाय चॉइस राइट? यहाँ पे जब मम्मी चूल्हा ऑपरेट कर रही है तो ये बाय चॉइस है, घर में गैस तो रखी है, लेकिन ये आपने कहा होगा मुझे चूल्हे पे बना हुआ चाहिए। ये ना मुझे अभी भी याद है कि थोड़ा ठंड का टाइम था, नवंबर के एंड का टाइम है ये, वीडियो जब थी मैं घर पे थी। तो मम्मी को पता है मुझे नॉर्मली कढ़ी चावल बहुत पसंद है, एंड मम्मी को आज भी ना वही लगता है कि जितना काम हम चूल्हे पे कर सकते हैं वो करना चाहिए, मतलब इतना गैस क्यों वेस्ट करना है करके ना। बिल्कुल। तो तो वो वहीं बाहर बैठ के बना रहे थे उसको और मैं वहीं बैठ के खाया, तो मुझे वो बचपन याद आ गया कि यार जैसे आपने बोला कि आज तो बाय चॉइस है, मतलब घर में गैस भी है तब भी ना, बट आज वो चीज़ें अच्छी लगती है, मिस करते हैं कि यार ये सब ना। बट यस, इतने साल बाहर रह के होटल्स का खा के जब घर जाते हैं ना, तो मम्मी के हाथ का जो ये खाना मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ी मतलब जन्नत नहीं हो सकती हुँ, कोई ना। इट्स बिल्कुल। प्रीशियस। थैंक यू सो मच ये वीडियो के लिए ना। इट्स माय प्लेज़र, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं जानूँ आपसे कि इसमें क्या इमोशन इन्वॉल्व था। फाइनली अब अपने घर में कितना टाइम स्पेंड करने को मिलता है? एक वो समय था, मैं आपको बता दूँ, जब रानी के घर में समय देखने के लिए घड़ी नहीं थी। एक ये समय है कि अब इतनी बिज़ी हैं कि टाइम देखने का टाइम नहीं है। सही कहा मैंने? यस, बिल्कुल। कितना टाइम मिल पाता है अब अपने लव्ड वन्स के साथ, अपने लिए? मुझे सैलून जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, ये टाइम मिल पाता है? अ, बहुत कम टाइम मिल पाता है एक्चुअली ना, क्योंकि काफ़ी सारी कमिटमेंट्स होती हैं। आप ट्रैवल बहुत करते हो। अ, मुझे ना हर दिन यही रहता है कि
मुझे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम चाहिए। हालाँकि मैं टाइम स्पेंड भी करती हूँ उनके साथ, फिर भी मुझे लगता है कि शायद बहुत कम टाइम मिला उनके साथ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि पिछले 20-25 साल ऐसे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, कि आप घर भी आ रहे हो, 2 दिन के लिए आते हो, वही आप बस आपको लगता है कि क्योंकि आपका माइंड कहीं और होता है। आपका कोई एम्बिशन होता है जिसको अचीव करने में आप लगे होते हो। आप पेरेंट्स के साथ होते थे बट वहाँ होते नहीं थे। हाँ। मेंटली वहाँ नहीं होते थे, राइट? क्योंकि आपके दिमाग में वही सब चल रहा है। बट आज बहुत अच्छा लगता है, मैं जितना भी टाइम उनके साथ रहती हूँ तो ये लगता है कि थोड़ा-सा टाइम और मिल जाए, थोड़ा-सा टाइम और मिल जाए। उनको भी अच्छा लगता है कि हमारी लड़की ने कभी हमारे पास टाइम स्पेंड नहीं किया, बट आती है तो अच्छा लगता है। एंड यस, अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सैलून जाना है, क्योंकि मेरे को ना खुद के लिए, जैसे कहीं बोलते हैं ना, इतना तैयार हो के कहाँ जाना है, किसके लिए जाना है? मतलब किसी के लिए नहीं जाना। आपको खुद में अच्छी फीलिंग आनी चाहिए कि आप क्योंकि हर किसी को लगता है आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप अच्छे लग रहे हो। एंड अपनी टेक केयर करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हम सबकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हमें करना भी चाहिए। स्पेशली जब आप इतनी मेहनत करते हो, आप मेहनत करके अर्न कर रहे हो, तो अपने लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो स्पेंड करना चाहिए। एब्सोल्युटली, और हमें टाइम देने के लिए रानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। इट वाज़ अ प्लेज़र होस्टिंग यू रानी ऑन गेम ऑन। एंड आप जैसे जो खिलाड़ी हैं, जो वो गेम ऑन का जज़्बा लेकर आते हैं यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पे, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू सेंड आउट टू आवर ऑडियंस। इफ यू हैव एनी कमेंट्स अबाउट दिस कन्वर्सेशन विद रानी रामपाल, प्लीज़ डू मेंशन it on the link below. And of course, I'll see you again with another fabulous athlete on another fabulous episode of Game On. Thank you for joining us today.